तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका जो 13 मई 2025 को हिंदी बी का गद्य विकास के विविध चरण जो है उसको हम करने वाले हैं एक ही वीडियो में, जिसके पास हिंदी बी मतलब खा है, जिसके पास, समझ रहे ना। हाँ, चाहे वो ड्यू सोल का हो, रेगुलर का हो, एन सी वेब का हो, ये तीनों स्टूडेंट्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जो पिछले साल आए हुए हैं उसी को उठाए हुए हैं। ये मैंने अपने से प्रश्न नहीं बनाए, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने अपने से प्रश्न नहीं बनाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में कि निम्नलिखित में से 3 की संप्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक। ये कितने 24 नंबर का आए हुए हैं 3 करने थे, ये पहला क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इस वजह से मैंने इसको एक पेज में दिया है, दूसरे पेज में देखिए आंसर है, तो आप चिंता मत करिए। तो चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 3 सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों के जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगवाएं। क्या मरहम लगाएं? जब बड़े बड़े शहरों की चोटी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले को कभी घोड़े की नानी से अपना निकट का संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते हैं पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पैरों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। देखिए, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये मैंने खुद नहीं बनाया है, ठीक। तो पिछले साल आए हुआ है और इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और क्या पता यही आ जाए। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। इसमें क्या बोला गया है, इस जो पूरे इतने बड़ा प्रसंग है इसकी व्याख्या हमें करनी है। तो इसमें बोला क्या है, आप क्वेश्चन एक बार अपने आप भी पढ़िए, जब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो मैं आंसर आपको बताता हूँ इसका। इस उदाहरण की सप्रसंग व्याख्या नीचे दी गई है। इसका संदर्भ में यहाँ पर आपको ये तीनों लिखना होता है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। निष्कर्ष नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये लिखना संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। यह पंक्तियाँ उस पार्ट से ली गई है जिसमें पहले तो आपको संदर्भ में क्या बताना है, सबसे पहले उस पार्ट का बताना है कि आपने किस पार्ट से लिया गया। यदि आपने बुक पढ़ी हो तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी होगी तो कहाँ से पता होगा। तो आप इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको देख लीजिए, क्या पता आपका कल्याण ही हो जाए। तो यह पंक्तियाँ उस पार्ट से ली गई है जिसमें लेखक ने बड़े बड़े शहरों के जीवन की भाग दौड़, मशीनों जैसे व्यवहारों और मानवीय संवेदनाओं की कमी को व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रसंग, यहाँ लेखक ने बड़े शहरों में इक्के गाड़ी चलाने वाले मेहनती लोगों की कठिनाई और संघर्ष को दर्शाया है। वे दिन रात सड़कों पर काम करते हैं जिससे उनकी पीठ छिल जाती है और शोरगुल से उनके कान पक जाते हैं। इसकी व्याख्या कैसे लिखनी है, इस पंक्ति में लेखक ने इक्के गाड़ी चलाने वाले की हालात को मार्मिक चित्रण किया है। यह कहता है कि उनके शरीर पर कोड़ों की मार है जिससे उनकी पीठ छिल गई है और लगातार शोरगुल सुनने से उनके कान पक चुके हैं। लेखक की भावुक प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वाली की प्यारी और सुकून देने वाली बोली से उन्हें थोड़ी राहत दी जाए। इस तरह लेखक ने मानवीय संवेदनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है और आधुनिक जीवन की कठोरता पर व्यंग्य किया है। इससे निष्कर्ष क्या निकाला गया है कि लेखक ने इस व्याख्या के माध्यम से बताया है कि आधुनिकता की दौड़ में हम मेहनत कश लोगों की पीड़ा को अनदेखा कर देते हैं। हमें उनके प्रति संवेदनशील और सहानुभूति से भरा व्यवहार अपनाना चाहिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन था इसी में से ही आपका बताया गया है कि इसमें ये बताया गया है और इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक। इसमें पूछा गया है आपसे कि इसकी व्याख्या कीजिए। जो इसमें पूछा है बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों को जबान आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको ऐसे ही पढ़ दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दिख रहा होगा आई होप। मेरा विश्वास है
कि जिस वस्तु में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और उसकी पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमता का हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। इस उदाहरण की संप्रसंग व्याख्या इसकी क्या नीचे दी गई है, देख लीजिए। इसके संदर्भ में क्या लिखना है कि यह पंक्तियाँ उस लेख की भावनाओं को प्रकट करती है जो मानता है कि इंसान का स्नेह और भावना से बनी वस्तुएं अधिक जीवंत और प्रभावशाली होती है बनिस्बत मशीनों से बनी चीज़ों के। जो इंसान बनाता है, इसका कहने का तात्पर्य है कि जो इंसान बनाता है और जो मशीन बनाता है उसमें बहुत फ़र्क है। और इससे जो है मशीन की वजह से इंसान क्या हो रहा है, बेरोजगार हो रहा है, क्योंकि अब मशीनें आ गई है। यही बताया है इसमें। प्रसंग, आपने यदि कहानी पढ़ी हो तो आपको पता होगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, यदि आपने कहानी पढ़ी है तो आपको ये पता होगा, वैसे भी मैं आपको बता ही रहा हूँ। प्रसंग, लेखक यह कहना चाहता है कि जब कोई वस्तु इंसान की प्रेमपूर्ण हाथी से बनाई जाती है तो उसमें हाथी नहीं, हाथों से बनाई जाती है तो उसमें एक विशेष प्रकार की आत्मीयता, पवित्रता और ऊर्जा आ जाती है जो मशीनों से बनी चीज़ों में नहीं होती। इसकी व्याख्या क्या है? लेखक का विश्वास है कि जिस वस्तु को मनुष्य अपने स्नेह और भावना से स्पर्श करता है उसमें उसकी आत्मा, प्रेम और पवित्रता स्वयं समाहित हो जाती है। ऐसी वस्तुएं दूसरों के लिए प्रेरणादायक और जीवनदायी बन जाती है। लेखक होटल के खाने की तुलना घर के खाने से करता है और बताता है कि होटल का खाना स्वादहीन लगता है क्योंकि यह मशीन की तरह बना होता है, उसमें कोई भावनाएं नहीं होती। वहीं जब प्रियजन अपने प्रेम और अपनत्व से खाना बनाता है तो यह भोजन बेहद स्वादिष्ट और आत्मीयता से भरा होता है। इसका निष्कर्ष क्या निकला है कि लेखक यह स्वरूप करना चाहता है कि किसी भी कार्य या वस्तु में यदि प्रेम भावना और मानव स्पर्श हो तो उसका प्रभाव और महत्व कहीं अधिक हो जाता है। मानवीय संवेदना ही किसी वस्तु को मूल्यवान बनाती है। ठीक, आपकी मर्जी, आप निष्कर्ष लिख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा है। नेक्स्ट है, बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें क्या हो गई, लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरण होने लगा। बरामदे में एन कटोरी के सामने माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में लगातार खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। तो संदर्भ में क्या है, यह पंक्ति प्रसिद्ध लेखन प्रेमचंद की कहानी पूस की रात से ली गई है। इसमें पूस की रात, इसमें लेखक ने पात्रों के मनोभाव और परिस्थिति का सजीव चित्रण किया है। प्रसंग में यह दृश्य उस समय का है जब सामनाथ बरामदे में आते हैं और एक विशेष दृश्य देखकर उनके मन में अचानक गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ता है। लेखक ने इस क्षण को बहुत संवेदनशील और जीवन ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके व्याख्या क्या है? श्यामनाथ जब बरामदे में पहुंचे तो अचानक ठिठक गए। उन्होंने जो दृश्य देखा उससे उनके शरीर की प्रतिक्रियाएं स्वतः होने लगी। उनकी टांगें क्या है, लड़खड़ा गईं और क्षण भर में नशा उतर गया। यह लेखक की भावनात्मक संवेदनशीलता को दर्शाता है। सामने माँ अपनी कुर्सी पर एकदम शांत पहले जैसी स्थिति में बैठी थी, लेकिन पास में बैठा व्यक्ति शायद कोई रोगी या वृद्धा 5 कुर्सियों की सीट पर लेटा था। सिर एक और से दूसरी और हिल रहा था और मुंह से खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। यह दृश्य एक और स्थिरता तो दूसरी और अव्यवस्था का प्रतीक है। इसका निष्कर्ष क्या है? यह उद्धरता मानवीय भावनाओं की गहराई, रिश्तों की संवेदनशीलता और तत्काल प्रतिक्रिया को प्रभावी ढंग से चित्रित करता है। लेखक ने छोटे छोटे विवरणों के माध्यम से पाठक को दृश्य की गहराई तक पहुंचा दिया है। अगला है, उनमें से बहुतों को आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढकने को कपड़ा नहीं मिलता। जाड़े में सर्दी से अकड़ कर रह जाते हैं और गर्मी में सड़कों पर घूमते तथा जहाँ तहाँ पड़ते फिरते हैं। बरसात में
सड़े सीले घरों में भीगे पड़े रहते हैं। सारांश यह है कि हैरक ऋतु की तीव्रता में सबसे आगे मृत्यु के पथ की वही अनुमान करते हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि किस चैप्टर से है? यह एक दुरासा बाल मुकुंद गुप्त है ना, उसी का ही है ना, उसी का ही है। यह पंक्तियाँ समाज के उस वर्ग का चित्रण करती है जो अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत करता है। यह वर्णन किसी सामाजिक या यथार्थवादी रचना से लिया गया है जहाँ लेखक ने निर्धन वर्ग की पीड़ा को उजागर किया है। प्रसंग क्या है? यह इस अंश में लेखक ने गरीब और बेसहारा लोगों की स्थिति का यथार्थ चित्र खींचा है। यह बताते हैं कि किस तरह से वे जीवन भर भोजन और वस्त्र जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी तरसते हैं। इसमें इस कहानी में बताया गया था, तुमने यदि कहानी पढ़ी हो, कि लॉर्ड कर्जन था, है ना, वो बस क्या करता था, वो अपने ही महल को बस सजाता रहता था, और जो बाहर जो सड़कें थे और जो लोग थे वो गंदी झोपड़ियों में रहते थे, है ना, फटे पुराने कपड़े पहनते थे, पढ़ा होगा आपने। इसकी व्याख्या क्या है? इस उदाहरण में बताया गया है कि समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आजीवन ना तो भरपेट भोजन नसीब होता है और न ही तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा। जाड़ों में वे सर्दी से अकड़कर रह जाते हैं, गर्मियों में सड़कों पर घूमते रहते हैं और जहाँ जगह मिलती है वहीं लेट जाते हैं। बरसात में गंदे और सीले घरों में भीगते रहते हैं। लेखक कहता है कि ये लोग हर ऋतु की तीव्रता को पूरी तरह सहते हुए जीवन जीते हैं और मृत्यु के मार्ग की ओर सबसे पहले बढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या है कि यह उदाहरण समाज की विषमता, गरीबी और संवेदनहीनता की ओर संकेत करता है। लेखक ने अत्यंत मार्मिक भाषा में इन अभावग्रस्त लोगों की दयनीय स्थिति को प्रस्तुत किया है, जिसमें पाठक के मन में संवेदना जागृत होती है। नेक्स्ट है, बरगद की पूरी डाल लाकर आंगन में आकर लगा दी और उसे पानी दे रहे हंसते हैं। वे नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली महज पानी देने से नहीं पनपती। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर नली छोड़ करमचंद में कहता हूँ ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी। और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है। तो मुझे ये बताइए कि किस पार्ट का है ये, तुम ही बताओगे। मैं ऑप्शन यदि आपको दे दूं, उसने कहा था या चीफ की दावत में ये कहानी है कि एक दुरासा है, या मजदूरी और प्रेम। 4 ऑप्शन है, इसमें से मुझे कमेंट करके बताइए, देखें हम भी कि आपने कितना पढ़ा है। तो संदर्भ में क्या है? यह अंश किसी कहानी या उपन्यास से लिया गया है जहां लेखक समाज की वास्तविकता और मानवीय रिश्तों की नाजुकता को प्रतीकों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। प्रसंग, इस अंश में बरगद के पेड़ और उसकी डाली को प्रतीक बनाकर टूटे हुए संबंधों और जीवन की सच्चाइयों को दर्शाया गया है। लेखक यह समझाने का प्रयास करता है कि जो चीज़ एक बार टूट जाती है वह फिर पहले जैसे नहीं हो सकती। तो इसका व्याख्या क्या बताया है लेखक ने? यह लेखक बताते हैं कि कुछ लोग बरगद की टूटी डाल को आंगन में लगाकर उसमें पानी देते हैं, यह सोचकर कि वह फिर से जीवित हो जाएगी, परंतु लेखक व्यंग्यात्मक ढंग से कहता है कि वे यह नहीं जानते कि एक बार जो डाली पेड़ से टूट गई वह लाख पानी देने पर भी नहीं पनप सकती। यह बात केवल पेड़ की नहीं, जीवन, संबंध और मूल्यों पर भी लागू होती है। लेखक करमचंद के माध्यम से यह स्पष्ट करता है कि जो चीज़ एक बार टूट गई वह पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकती, चाहे उसमें कितना भी प्रयास कर लो। निष्कर्ष क्या है? यह उदाहरण जीवन की कठोर सच्चाई को दर्शाता है कि कुछ चीज़ें जब एक बार फिर बिगड़ जाती हैं तो वे फिर से वैसे नहीं बन पाती। यह हमारे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण सीख है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल उसके स्वभाव में अभिमान की मात्रा इतनी थी कि वह दोष की सीमा तक पहुंच जाती। गहने भी उसकी माँ ने कम नहीं छोड़े थे। विवाह संबंध उसके जन्म के पहले ही निश्चित हो गया था। 5वें वर्ष में ब्याह भी हो गया और
गोने से पहले ही वर की मृत्यु ने उस संबंध को तोड़कर जोड़ने वालों का प्रयत्न निष्फल कर दिया। ऐसी परिस्थिति में जिस प्रकार उच्च वर्ग की स्त्री का गृहस्थी बसा लेना कलंक है, उसी प्रकार नीच वर्ग की स्त्री का अकेला रहना सामाजिक अपराध है। तो इसका देख लेते हैं इसका संदर्भ। यह अंश उस सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालता है जिसमें स्त्रियों का जीवन को विवाह और पारिवारिक प्रतिष्ठा से बांध दिया गया है। यह अंश नारी की स्थिति और सामाजिक सीमाओं की व्याख्या करता है। प्रसंग क्या लिखा है? यह एक ऐसी युवती की बात की गई है जिसका विवाह बचपन में ही तय कर दिया गया था और 5वें वर्ष में उसका विवाह भी हो गया, लेकिन उसके ससुराल जाने से पहले ही वर की मृत्यु हो गई। इसके कारण वह विवाह बंधन में होते हुए भी वैधव्य की स्थिति में आ गई। व्याख्या क्या है? इस अंश में बताया गया है कि युवती के स्वभाव में इतना अभिमान था कि वे कई बार दोष की सीमा तक पहुंच जाता था। उसकी मां ने गहनों में भी कई कमी नहीं छोड़ी थी। विवाह संबंध उसके जन्म से पहले ही तय हो गया था और 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह भी कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके ससुराल जाने से पहले ही उसका पति चल बसा। इस घटना ने उन दोनों परिवारों के बीच का संबंध समाप्त कर दिया और सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। इसके आगे लेखक यह बताता है कि उच्च वर्ग की स्त्री यदि अकेली रहती है तो यह समाज के केवल कलंक माना जाता है, वहीं निम्न वर्ग की स्त्री यदि अकेली रहती है तो वह समाज के लिए अपराध बन जाती है। यह समाज की दोहरी मानसिकता और स्त्री के लिए तय किए गए कठोर नियमों की ओर संकेत करता है। इसका निष्कर्ष क्या है? यह अनसामाजिक व्यवस्थाओं और स्त्री जीवन की विडंबनाओं को उजागर करता है। स्त्री की स्थिति चाहे वह किसी भी वर्ग की हो, समाज द्वारा तय किए गए नियमों में जकड़ी रहती है। नेक्स्ट है रेखा चित्र विधा के आधार पर बीबिया का आलोचना कीजिए। तो ये पता है किसमें है? ये पार्ट 6 का है आपका। क्या है? महादेवी वर्मा, बीबिया महादेवी वर्मा लेखक का नाम है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए आप। ये मैंने उसी में से ही लिए गए, मैंने अपने से नहीं बनाया, समझ रहे हैं? तो रेखा चित्र विधा के आधार पर बीबिया की आलोचना। बीबिया हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण रेखा चित्र है जो समाज में स्त्रियों की स्थिति, उनके संघर्ष और उनके आत्मसम्मान की गूढ़ व्याख्या करता है। यह रेखा चित्र नारी के बाहरी सौंदर्य नहीं बल्कि उसके आंतरिक व्यक्तित्व और सामाजिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालता है। रेखा चित्र विधा की विशेषताओं की दृष्टि से बीबिया की आलोचना निम्नलिखित है। वास्तविकता का चित्रण। बीबिया में समाज की उस स्त्री का चित्रण है जो बाल्यावस्था में क्या हो गई? विधवा हो जाती है। लेखक ने बिना अलंकरण के सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। यह रेखा चित्र किसी कल्पना पर नहीं, यथार्थ पर आधारित है। दूसरा है संवेदनशीलता और व्यंग्य का मेल। परसाई की शैली में गहरी संवेदनशीलता के साथ तीखा व्यंग्य भी है। वे समाज की उन रूढ़ियों पर कटाक्ष करते हैं जो स्त्री को उपेक्षित, अकेली और असहाय बना देती है। चरित्र चित्रण क्या है? रेखा चित्र में बीबिया एक व्यक्ति न होकर उस मानसिकता का प्रतीक है जो स्त्री को उसके परिस्थितियों के कारण अकेला छोड़ देती है। उसका आत्मसम्मान, व्यवहार और दूसरों के प्रति दृष्टिकोण लेखक ने बहुत बारीकी से उकेरा है। चौथा है विषय की गहराई। बीबिया केवल एक पात्र नहीं बल्कि वे सामाजिक व्यथा है जहाँ स्त्री को या तो गृहस्थी में बांध दिया जाता है या फिर अकेली होने पर अपराधीन बना दिया जाता है। इस द्वंद्व को लेखक ने गहराई से चित्रित किया है। ठीक, संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली। रेखा चित्र की विधा में अधिक विस्तार नहीं होता, फिर भी प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। बीबिया भी लेखक ने सीमित शब्दों में एक गहरा सामाजिक संदेश दे दिया है। भाषा और शैली। हरिशंकर परसाई की भाषा सहज, व्यंग्यात्मक और भावनात्मक है। उनकी शैली पाठक को सोचने के लिए विवश कर देती है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। सूखी डाली की मूल संवेदना का प्रकाश डालिए।
तो सूखी डाली रूपक के माध्यम से लेखक क्या स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति या वस्तु एक बार अपने मूल स्रोत जैसे पेड़ से अलग हो जाती है, वे फिर से जीवित या सक्रिय नहीं हो सकती। यह केवल जल देने से नहीं पनपती। इस रचना की मूल संवेदना यह है कि जब किसी का जुड़ाव अपने मूल या जड़ों से टूट जाता है तो वह केवल बाहरी प्रयासों से पुनर्जीवित नहीं हो सकता। यह मनुष्य के सामाजिक संबंधों, मूल्य और परंपराओं से टूटने की पीड़ा और निष्फलता को दर्शाती है। सूखी डाली दरअसल उस संबंध, उस मूल से कटे व्यक्ति या समाज का प्रतीक है जिसे कोई भी बाहरी साधन फिर से जीवित नहीं दे सकता। यह संवेदना हमें जड़ों से जुड़े रहने और टूटे संबंधों की मरम्मत की असंभवता का बोध कराती है। नेक्स्ट है लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। लहना सिंह का चरित्र चित्रण क्या है? लहना सिंह उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। यह एक वीर, निष्ठावान और भावनात्मक व्यक्ति है जो सच्चे प्रेम, कर्तव्य और देशभक्ति का प्रतीक बनकर उभरता है। पहला है वीर योद्धा। लहना सिंह एक सिख सैनिक है जो प्रथम विश्व युद्ध में बहादुरी से लड़ता है। घायल होने के बावजूद वह मोर्चे पर डटा रहता है और अंत तक लड़ता है। कर्तव्यनिष्ठ, वह अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखता है। घायल अवस्था में भी वह दुश्मनों से मोर्चा लेता है और साथ ही सैनिकों की जान बचाता है। त्यागी प्रेमी, उसका प्रेम निश्चल और निस्वार्थ होता है। वह जिस लड़की से प्रेम करता है उसी के पुत्र को युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाकर बचाता है। सच्चा देशभक्त, लहना सिंह के लिए देश सर्वोपरि है। वह मातृभूमि की रक्षा को अपना सर्वोच्च धर्म मानता है और वीर गति प्राप्त करता है। संवेदनशील मनुष्य, कठोर सैनिक जीवन जीने के बावजूद उसके अंदर कोमल भावनाएं व प्रेम, स्मृति और वचन की गहराई को जीवन भर संजोए रखता है। नेक्स्ट है किसी एक पर टिप्पणी करना है, चाहे चीफ की दावत के माध्यम वर्क करो, चाहे उसने कहा था। तो मैंने तो दोनों ही लाया हूँ, किसी में भी टिप्पणी करिए। तो चीफ की दावत भुवनेश्वर जी, चीफ की दावत के माध्यम वर्ग पर टिप्पणी करते हैं। तो चलिए, चीफ की दावत भुवनेश्वर जी द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक रचना है जिसमें मध्यम वर्ग के मानसिकता, सामाजिक दिखावे की प्रवृत्ति। तो चलिए दोबारा यहाँ से पढ़ लेते हैं। चीफ की दावत के माध्यम से वर्ग पर टिप्पणी। चीफ की दावत भुवनेश्वर जी द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक रचना है जिसमें मध्यम वर्ग के मानसिकता, सामाजिक दिखावे की प्रवृत्ति और स्वाभाविक दुविधाओं को दर्शाया गया है। यह वर्ग अपनी सीमित आय और संसाधनों के बावजूद समाज में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए झूठ, तड़क भड़क और कृत्रिमता का सहारा लेता है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे मध्यम वर्ग अपने आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा के बीच उलझा रहता है। चीफ की दावत में जाने की तैयारी, कपड़ों की जुगाड़, खाने की व्यवस्था, सब कुछ इस बात को दर्शाया है कि यह वर्ग कितना संघर्ष करता है। केवल प्रस्तुति के लिए लेखक ने हास्य और व्यंग्य के माध्यम से मध्यम वर्ग वास्तविकता को बेनकाब किया है। उसने कहा था कहानी में प्रेम, दूसरा पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कहीं तुम सोचो। दूसरा है उसने कहा था कहानी में प्रेम पर टिप्पणी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक ऐतिहासिक और भावनात्मक कहानी है जिसमें प्रेम का चित्रण अद्भुत गहराई और मर्यादा के साथ किया गया है। यह प्रेम केवल एक लड़के और लड़की के बीच का नहीं बल्कि कर्तव्य, आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति से भी जुड़ा हुआ है। कहानी का नायक लहना सिंह अपनी युवावस्था में एक लड़की से प्रेम करता है, लेकिन समय के साथ वह इस प्रेम को अपने भीतर संजोए रखता है। जब वह युद्ध भूमि में अपने उसी प्रेमिका के बेटे की रक्षा करता है तो यह सिद्ध करता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और जीवन के हर मोड़ पर कर्तव्य को प्राथमिकता देता है। यह कहानी प्रेम को आत्मोत्सर्ग और आदर्श के रूप में देती है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक दुरासा निबंध निहित व्यंग्य की समीक्षा कीजिए। तो एक दुरासा निबंध में निहित व्यंग्य की समीक्षा क्या लिखा है?
एक दुरासा निबंध में लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से समाज और व्यवस्था की विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया है। यह निबंध केवल हंसाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सोचने पर मजबूर करता है कि आधुनिक जीवन में हम किन किन विडंबनाओं से घिरे हुए हैं। लेखक ने एक सामान्य स्थिति को बहुत ही रोचक और तंज भरे ढंग से प्रस्तुत करते हुए यह दिखाया कि कैसे हमारी व्यवस्था, नियम, कानून और सामाजिक ढांचे से असंगति है। शब्दों और घटनाओं के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि दुशासन केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की वास्तविकता बन चुकी है। लेखक का व्यंग्यात्मक लहजा कहीं कहीं हाथ से उत्पन्न करता है, लेकिन भीतर से एक कटाक्ष करता है जो पाठक को झकझोर देता है। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और व्यंग्य के लिए उपयुक्त है। वे छोटी छोटी बातों के माध्यम से बड़ी समस्याओं की ओर इशारा करते हैं। इस निबंध में निहित व्यंग्य हमें यह सोचने को प्रेरित करता है कि हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं उसमें सुधार की कितनी आवश्यकता है। लेखक ने व्यंग्य को केवल मनोरंजन के माध्यम न बनाकर उसे एक सामाजिक टिप्पणी के रूप में दिया है। नेक्स्ट है हमारा मजदूरी और प्रेम निबंध का सारांश लिखिए। मजदूरी और प्रेम निबंध का सारांश। मजदूरी और प्रेम निबंध में लेखक ने श्रम और प्रेम के बीच के गहरे संबंध को उजागर किया है। लेखक का कहना है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें त्याग, सेवा और मेहनत हो। केवल शारीरिक या भावनात्मक आकर्षण को प्रेम नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें समर्पण और परिश्रम की भावना न हो। निबंध यह समझाने की कोशिश करता है कि जीवन में मेहनत का स्थान सर्वोच्च है। प्रेम जब तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक वह आत्मीय सेवा और श्रम से न जुड़ा हो। लेखक के अनुसार जो प्रेम केवल उपभोग और स्वाद पर आधारित हो वह टिकाऊ नहीं होता। इस निबंध के माध्यम से लेखक हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में मजदूरी यानी श्रम को सम्मान देना चाहिए और प्रेम को भी केवल भावना नहीं एक जिम्मेदारी समझाना चाहिए। प्रेम और श्रम दोनों में एक समानता है, दोनों त्याग मांगते हैं। नेक्स्ट है हमारा निबंध विधा पर लेख लिखिए। निबंध विधा पर लेख। निबंध साहित्य की एक प्रमुख विधा है जिसमें लेखक अपने विचारों, अनुभव और भावनाओं को सरल, सहज, प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। यह एक ऐसी विधा है जो लेख को स्वतंत्रता देती है कि वह किसी भी विषय पर अपनी दृष्टिकोण को बिना बंधन के प्रस्तुत कर सके। निबंध की परिभाषा। निबंध का अर्थ है निबद्ध रूप में विचारों की प्रस्तुति। यह गद्य रूप में लिखा जाता है और इसमें किसी एक विषय को केंद्र बनाकर विचार व्यक्त किए जाते हैं। निबंध की विशेषताएं: विषय की स्पष्टता, भाषा की सरलता व प्रवाह, लेखक की व्यक्तित्वता और तार्किकता का भावनात्मक का संतुलन, शैली की विविधता। निबंध के प्रकार क्या है? वर्णनात्मक निबंध है, विचारात्मक निबंध है, आत्मकथात्मक निबंध है, व्यंग्यात्मक निबंध है। तो ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कहानी विधा का सामान्य परिचय दीजिए। कहानी विधा का सामान्य परिचय क्या है कि कहानी साहित्य एक महत्वपूर्ण विधा है जो कल्पना, अनुभव और यथार्थ का समन्वय करके एक रोचक और प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत करती है। यह विधा कम शब्दों में गहरी बात कहने की क्षमता रखती है। कहानी की परिभाषा क्या है? कहानी एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें किसी एक घटना, पात्र या अनुभव का केंद्र में रखकर रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य पाठक को भावनात्मक रूप से प्रभावित करना, सोचने को प्रेरित करना और मनोरंजन देना होता है। कहानी की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सीमित शब्दों में प्रभावी कथन, एक मुख्य घटना या समस्या, गिने चुने पात्र, संवाद और शैली की सजीवता, रोचकता एवं प्रभावोत्पादकता, अंत में कोई सीख या संदेश। हिंदी कहानी का विकास जो है वो 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी कहानी का आधार स्तंभ माना जाता है। उनके बाद जयशंकर प्रसाद, फिर वो, ठीक, जो कहानी को नई ऊंचाई दी है। 17 क्या है? लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा और इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चीफ की दावत कहानी में माँ की स्थिति के विषय में लिखें। चीफ की दावत कहानी में माँ की स्थिति। चीफ की दावत कहानी में माँ एक परंपरागत, भावुक और त्यागमयी भारतीय नारी के प्रतीक है। वे अपने बेटे नरेंद्र से अत्यधिक प्रेम करती हैं, उसके भविष्य के लिए हर संभव त्याग करती हैं। नरेंद्र की नौकरी लगाने और चीफ को खाने पर बुलाने की बात पर वे पूरी निष्ठा से तैयारी में लग जाती हैं, भले ही उनका स्वास्थ्य कमज़ोर हो और साधन है वो क्या है? सीमित है। माँ की स्थिति सामाजिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से मार्मिक है। उन्हें अपने अस्तित्व से अधिक बेटे की खुशी की चिंता है। उन्हें अपने ज़्यादा
क्या अपने बेटे की चिंता होती है, वो हर माँ को होती है। वे खुद थकान और बीमारी से जूझ रही होती है, लेकिन बेटे की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने कर्तव्य को निभाती हैं। कहानी के अंत में जब चीफ नहीं आते तो माँ के चेहरे पर निराशा तो होती है, लेकिन वह उसे भी सहजता से स्वीकार करती है। यही उनकी चरित्र की महानता को दर्शाता है। माँ की यह स्थिति न केवल उस समय की भारतीय नारी की दशा को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि माँ अपने बच्चों के लिए किस हद तक त्याग कर सकती है। यदि आपको और किसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू।